नमस्कार। आप सभी को एसएचजी ऑनलाइन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी आप एसएचजी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आज हमारे आज के दिन आज हम ग्राम संगठन की बैठक प्रस्ताव पुस्तक के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आप लोगों ने देखा है इससे पहले भी कि एसएचजी ऑनलाइन में ग्राम समूह की बैठक प्रस्ताव पुस्तक में देखा है, तो उसी में हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक की परिभाषा क्या है, बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने से क्या लाभ है, ये सभी विषयों के बारे में हम चर्चा किया है। उसी प्रकार जैसा वहाँ पर लाभ है, परिभाषा है, उसी प्रकार ग्राम संगठन का बैठक प्रस्ताव पुस्तक का परिभाषा भी वही है। वहाँ पर समूह है, यहाँ पर ग्राम संगठन है, और बाकी सभी जो लाभ है वो सभी इस पुस्तक में भी उसी प्रकार के लाभ है ये पुस्तक लिखने से। ठीक है, अभी हम ग्राम संगठन का बैठक प्रस्ताव पुस्तक के बारे में जानकारी लेंगे। हम आपको समझाने के लिए एक ग्राम संगठन का बैठक का उदाहरण लेते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक का नमूना देखते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हम जानकारी ले रहे हैं बैठक प्रस्ताव पुस्तक, ग्राम संगठन का बैठक प्रस्ताव पुस्तक है। तो हम जो उदाहरण लिए हैं तो उसका बैठक का संख्या है 10, मतलब हम महीने में एक बार कर रहे हैं तो इसके हिसाब से हम 10वां नंबर यहाँ पर डाले हैं। तो उसके बाद में हम हमारा ग्राम संगठन का बैठक का दिनांक वो देख रहे हैं 10/10/2020, और ये दिन है, मतलब ये तारीख का ये दिन है सोमवार, और समय है सुबह 10 बजे। कौन सा किसका समय है? ग्राम संगठन का बैठक का समय है, उसका तारीख, वो दिन और उसका समय है। तो हम लिखते समय आप उस पुस्तक में भी बोले हैं, तो कभी भी हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिख रहे हैं तब हम पन्ने के दाएं तरफ में हम दिनांक, दिन, समय को लिखना चाहिए, और उसके बाद में इधर दाएं तरफ में बाएं तरफ में हम ग्राम संगठन का नाम और गांव का नाम, बैठक का स्थल, यहाँ पे जो भी बिंदु लिखा हुआ है वो सारा विवरण हम बाएं तरफ में लिखना चाहिए। ये सब लिखने से पहले हम ऊपर के मतलब पन्ने के ऊपरी भाग में हम बैठक का संख्या को भी लिखना चाहिए। तो अभी हम एक केस स्टडी को लेके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी अभी लेंगे। तो इस तरह से हम दिनांक 10/10/2020, दिन सोमवार, समय सुबह 10 बजे, और उसके बाद में इधर हम बाएं तरफ देखेंगे तो पहला नंबर पे है ग्राम संगठन का नाम। ग्राम संगठन का नाम है महिला शक्ति, और गांव का नाम है रामपुर, और बैठक का स्थल मतलब ग्राम संगठन का बैठक का स्थल है वीवो ऑफिस, मतलब उस ग्राम संगठन की खुद की ऑफिस है, तो उसी ऑफिस में बैठक चालू हुआ है। और उसके बाद में बैठक का अध्यक्ष का नाम है, तो बैठक का अध्यक्ष मतलब हमारे ग्राम संगठन के जो अध्यक्ष है बैठक का, तो उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखा है एम सुनीता। और उसके बाद में कुल समूहों की संख्या, मतलब ग्राम संगठन में जुड़े कुल समूहों की संख्या है 8, और उसके बाद में उपस्थिति हुए समूहों की संख्या, मतलब 8 समूह हमारे ग्राम संगठन में जुड़े हैं, लेकिन इसमें मतलब आज की बैठक में कितने समूह उपस्थित है, तो इस तरह से आज की बैठक में कुल 8 समूह उपस्थित है। और उसके बाद में है अनुपस्थिति समूहों की संख्या, मतलब हमारे कुल 8 समूह जुड़े हैं ग्राम संगठन में, 8 समूह उपस्थित है, तो अनुपस्थिति का संख्या 0, मतलब इसीलिए वहाँ पर डैश लिखा गया है। और उसके बाद में है बिंदु उपस्थित पदाधिकारियों का संख्या, तो मतलब एक एक राज्य में एक एक नियम है। कुछ राज्यों में प्रत्येक समूह से 2-2 लोग आने के लिए नियम रखा है, कुछ राज्यों में एक एक समूह से 3-3 लोग आने का नियम रखा है। जैसा नियम के प्रकार वो सदस्य मतलब वहाँ से आते हैं पदाधिकारी, उनकी संख्या को यहाँ पर लिखना चाहिए। हम इस उदाहरण में ये लिए हैं कि प्रत्येक समूह से 2 लोग आने के लिए, तो उस प्रकार से 8 समूह उपस्थित हुए हैं, तो 8 समूह से कितने लोग आए हैं, मतलब 2-2 लोग तो 16 लोग हो जाएंगे। तो उस तरह से यहाँ पर उपस्थिति संख्या में 16 सदस्य हमने लिखा है, मतलब पदाधिकारी।
और अनुपस्थिति पदाधिकारियों का संख्या, अनुपस्थिति पदाधिकारियों का संख्या यहाँ पर 0 है। मतलब हमारा मतलब प्रत्येक समूह से हम 2-2 लोग आने के लिए बोला है, तो 2-2 लोग आए हैं, तो 8 समूह के 16 लोग आए हैं, इसीलिए अनुपस्थिति में 0 है। तो इस तरह से हम ये पहला विवरण लिखना, मतलब पहला पन्ने में ये शुरुआत की विवरण ये लिखना चाहिए। अभी इसके बाद में हम मतलब इसके नीचे में हम बीच में यहाँ पर एजेंडा बोल के लिखना चाहिए। अभी हम उसको लिखेंगे। अभी हम आज की जो बैठक है वो बैठक में हम एजेंडा यहाँ पर तैयार किए हैं। जो मॉडल बैठक मीटिंग का एजेंडा हम यहाँ पर लिखे हैं। तो एजेंडा का मतलब ये है, आज की बैठक में इसी सदस्यों के द्वारा जो चर्चा करना चाहते हैं, जो उस विषय को एक क्रमानुसार लिखने की पद्धति को हम एजेंडा कहते हैं। तो एजेंडा जब हम तैयार करते हैं तो इसमें तो ये पॉइंट्स, मतलब यहाँ तक का जो भी है, एक कुछ पॉइंट्स तो हर बैठक में जरूर आते हैं, और बाकी कुछ पॉइंट है वो हमारा सदस्य जो चर्चा करना चाहते हैं उस विषय को ही हम यहाँ पर लिखना चाहिए। जो लिखते हैं उसके ऊपर जरूर चर्चा करना अनिवार्य है। जो नहीं चर्चा करना चाहते हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके अलावा और कुछ भी आप चर्चा करना चाहते हैं तो यहाँ लास्ट में जो अन्य विषय है उस अन्य विषय में अध्यक्ष के अनुमति से हम चर्चा जो करना चाहते हैं उन विषय को यहाँ पर जोड़कर लिखना चाहिए। तो आज की बैठक में जो मॉडल मीटिंग का एजेंडा को हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, तो उस एजेंडा बिंदु क्या क्या है हम एक बार आपको सुनाएंगे, पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, तो पहला है प्रार्थना, और दूसरा है प्रतिज्ञा, तीसरा है परिचय, चौथा उपस्थिति, पांचवा है पिछली बैठक की समीक्षा है, और छठवां है एसएचजी कार्य प्रगति का समीक्षा एमपीआर के द्वारा, मतलब मासिक प्रतिवेदन के माध्यम से, और सातवां है उपसमितियों का समीक्षा, हमारे ग्राम संगठन में बने हुए उपसमितियों का समीक्षा, और आठवां बिंदु है ग्राम संगठन की कार्यकर्ताओं की समीक्षा, मतलब हमारे ग्राम संगठन के अंतर्गत जो भी कार्यकर्ता है, मतलब उदाहरण के लिए वीओए हो सकते हैं, पशु सखी, कृषि सखी, और कोई ऐसा आईसीआरपी वगैरह काम कर रहे हैं, तो उनका कार्य प्रगति के बारे में भी, उनकी कामकाज के बारे में भी हम वहाँ पर समीक्षा करना चाहिए। 9वां पॉइंट है सदस्यता शुल्क, हिस्सा धन, बचत, किस्त, ब्याज, भुगतान, इसके बारे में चर्चा। मतलब हर बैठक में सदस्यता शुल्क, हिस्सा धन आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, जो वहाँ पर आ रहा है उसके हिसाब से हम बचत, किस्त, ब्याज ऐसा जो आता है उसके बारे में वहाँ पर लिखना चाहिए। और 10वां बिंदु है डीसीबी पर चर्चा, मतलब मांग, वसूली और बाकी जो बचा हुआ बैलेंस के ऊपर हम चर्चा करना चाहिए। और 11वां बिंदु है एसएचजी बैंक ऋण की समीक्षा, और 12 है प्राप्त भुगतान आय व्यय का विवरण, मतलब ग्राम संगठन में आया हुआ प्राप्त भुगतान आय व्यय का विवरण, और 13 पॉइंट है गांव की विकास योजनाओं के ऊपर चर्चा, 14 पॉइंट है सरकारी और या योजना के ऊपर चर्चा, 4था पॉइंट है सरकारी परियोजना के बारे में चर्चा, और आखिरी बिंदु है 15 बिंदु अन्य विषय पर चर्चा अध्यक्ष जी के अनुमति से। ये हमारे एजेंडा पॉइंट्स है। अब इसके विवरण के बारे में हम किस तरह से लिखना चाहिए उसका विवरण के बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी हम एजेंडा बिंदुओं का जानकारी, मतलब एजेंडा बिंदुओं का जानकारी देखेंगे और किस तरह से लिखना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी हमारा एजेंडा बिंदुओं में हम यहाँ पर 15 बिंदु बनाए हैं, तो उसको हम एक अच्छी तरह से, मतलब एक मॉडल की रूप में आपको हम समझाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एजेंडा बिंदुओं का विवरण लिखते समय यहाँ पर लिखा है अंश 1 प्रार्थना, उसके नीचे में विवरण बोल के इस तरह से आपको दिखा रहे हैं। मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल बुक कीपर का आदत है कि जो पहला बिंदु में जो पॉइंट है उसी को हम वहाँ पर लिखना चाहिए, विवरण में भी उसी के संबंधित विवरण लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है हमारा प्रार्थना, उसके नीचे का विवरण में ही प्रार्थना के संबंधित जानकारी ही वहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन वहाँ पर दूसरा बिंदु का विवरण वहाँ पर नहीं लिखना चाहिए।
ये अच्छा प्रोफेशनल बुक कीपर का लक्षण है। और हम मिनट्स मतलब बैठक प्रस्ताव पुस्तक कितना अच्छी तरह से हम लिखेंगे, उतनी अच्छी तरह से हम दूसरे को मतलब जब दूसरे लोग आके हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक देखेंगे तो मतलब इस पुस्तक के माध्यम से मतलब लिखा हुआ तरीके के माध्यम से जो पढ़ने वाले को हमारा बैठक किस तरह से हुआ है वो आंखों के सामने उनको दर्शाना चाहिए। ये अच्छी प्रोफेशनल बुक कीपर की लक्षण है। तो इसीलिए हम जो भी यहाँ पर लिखते हैं वो विवरण सहित अच्छी तरह से जितना अपना लिखने का कलाकारी है उसको हम उतना उपयोग करके लिखेंगे तो उतना अच्छा हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक आएगा। हमारा जब कोई पढ़ेंगे नहीं तो हम ही खुद कुछ 2-3 साल के बाद में भी हम देखेंगे तो वो पूरा मीटिंग हमारे आंखों के सामने दिखना चाहिए। इसीलिए हम विवरण से यहाँ पर किस तरह से लिखना चाहिए उसको हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है अंश 1 प्रार्थना। उसके नीचे में विवरण है उपस्थिति सभी ईसी सदस्य खड़े होकर हाथ में हाथ मिलाकर इतनी शक्ति हमें देना प्रार्थना गीत से बैठक का शुरुआत किए हैं। यहाँ पर मतलब उपस्थिति सभी ईसी सदस्य उस समय तक जितने ईसी सदस्य उपस्थिति हुए हैं वो सभी लोग खड़े होकर हाथ में हाथ मिलाकर मतलब जो आप प्रार्थना गीत गाते हैं, कुछ राज्यों में इतनी शक्ति और कुछ राज्यों में प्रकाश में मतलब जैसा जिस राज्य में जो प्रार्थना गीत गाते हैं उसको हम यहाँ पर लिख करके प्रार्थना गीत से हमारी बैठक को शुरुआत किए हैं या प्रारंभ किए हैं उस तरह से लिखना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है अंश 2 प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का विवरण। यहाँ पर सभी ईसी सदस्य मिलकर जेंडर के विषयों के ऊपर हम प्रतिज्ञा किए हैं। चाहे जेंडर पर विषय हो सकता है या गांव का विकास के लिए जो भी विषय हो सकता है उस विकास के बारे में जो भी प्रतिज्ञा किए हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। सभी ईसी सदस्य जेंडर विषय पर प्रतिज्ञा किए हैं। और तीसरा अंश है परिचय। उसका विवरण है सभी सदस्य मतलब वहाँ उपस्थिति हुई है सभी ईसी सदस्य अपना नाम, अपना समूह का नाम, अपना ग्राम संगठन का नाम और अपना पद मतलब समूह में क्या है, ग्राम संगठन में अपना पद क्या है वो बताते हुए हम परिचय करना चाहिए। वो परिचय कहाँ से शुरू करना चाहिए? पहले हमारा ग्राम संगठन की जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष दीदी से हम परिचय का शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद में चौथा विषय है उपस्थिति। उपस्थिति मतलब ये उपस्थिति चाहे ग्राम संगठन में अध्यक्ष जी ले सकती है या अध्यक्ष के अनुमति से सचिव या कोषाध्यक्ष, नहीं तो ग्राम संगठन की जो कार्यकर्ता वीओए है उनसे लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर इस बैठक में मतलब हम जो उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं उस बैठक में ग्राम संगठन में कुल 8 समूहों को 8 समूह उपस्थित हुए हैं। कुल 16 ईसी सदस्यों को 16 ईसी सदस्य उपस्थित हुए हैं। मतलब उस ग्राम संगठन में 8 समूह जुड़े हैं, 8 समूहों को 8 समूह उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक समूह से 2 लोग आना हमारा नियम है। वो नियम के अनुसार 2-2 लोग वहाँ पर आए हैं। मतलब 8 गुनी 2 16 लोग वहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इस तरह से हम पूरा बैठक का एजेंडा प्रत्येक एजेंडा बिंदु का विवरण इस तरह से हम लिखना चाहिए। इसका बाद का बिंदु है 5वां हम लिखेंगे। अभी हमारा 5वां अंश है मतलब एजेंडा का 5वां बिंदु जो अंश है वो है पिछली बैठक की समीक्षा। तो उसका विवरण है पिछली बैठक की कार्यवाही श्रीमती या कुमारी जो हो तो वो रजिता जी ने पढ़कर सुनाई है। उपस्थिति सभी सदस्य पिछली बैठक की एजेंडा अंशों को समीक्षा किए हैं। उनमें कुछ मुख्य विषय निम्न प्रकार है। तो इस तरह से हम देखा गया तो पिछली बैठक की कार्रवाई के बारे में हमारे ग्राम संगठन के वीओए पढ़कर सुनाई है। तो मतलब यहाँ पर लिखते समय हम उनका नाम मतलब श्रीमती हो तो श्रीमती या कुमारी हो तो कुमारी, तो इस तरह से हम लिखने के बाद में उपस्थित सभी सदस्य जो पढ़कर सुनाई गई विषयों को उन्होंने समीक्षा किया है। कौन से विषयों के ऊपर उन्होंने समीक्षा किया है हम यहाँ पर लिखे, उसको हम आपको समझाएंगे। मतलब पॉइंट वाइज ऐसा लिखा है आपको अच्छा से समझाने के लिए। पहला है उपस्थिति पर समीक्षा किए हैं। मतलब पिछली बैठक में कितने समूह उपस्थित हुए हैं और कितने सदस्य उपस्थिति हुए हैं, इसी सदस्य उपस्थिति हुए हैं
उसके बारे में भी हम लिखना चाहिए। अभी इस बैठक में 8 समूह हैं, 8 समूह वाले उपस्थिति हुए हैं, 8 समूह से 2-2 लोग 16 लोग उपस्थिति हुए हैं। लेकिन पिछली बैठक में शायद एक समूह अनुपस्थिति हुआ होगा। अगर 8 समूह उपस्थिति हुई है तो भी कोई समूह में 2 के बदले में 1 आए होंगे। तो इस तरह से जो विषय है वो विषय के बारे में हम यहाँ पर सविवरण से लिखना चाहिए। कौन से समूह अनुपस्थिति है, या अगर सदस्य अनुपस्थिति है तो कौन सी समूह की सदस्य अनुपस्थिति है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर लिखकर फिर अगर अनुपस्थिति है तो अनुपस्थिति रहने के बाद में तो उनके ऊपर क्या हम कार्रवाई किया जा सकता है। मतलब हमारे ग्राम संगठन के नियम के आधार से हम कुछ दंड निर्णय किया है, तो उसके आधार से हम उनको कितना दंड लेना चाहिए उसके बारे में भी हम वहाँ पर चर्चा करके वसूली होने के बाद में उसका विवरण भी हम वहाँ पर लिख कर रखना चाहिए। और दूसरा है प्राप्ति भुगतान पर समीक्षा किए हैं। मतलब पिछली बैठक में क्या क्या प्राप्ति भुगतान हुआ है और आय व्यय भी क्या क्या हुआ है, कितना प्राप्ति हुआ है, पिछली बैठक में कितना भुगतान हुआ है, कौन से विषयों के ऊपर हुआ है, उसके बारे में भी सभी इसी सदस्यों ने एक बार चर्चा किया है। और आय कितना आया है पिछली बैठक में, व्यय कितना हुआ है, उसके बारे में भी एक एक बिंदु के बारे में उनका जो भी शंका है उसको पूछ के उन्होंने उसको निवृत्ति कर लिए है, चर्चा समीक्षा किए हैं। और उसके बाद में तीसरा बिंदु है नया ऋण पर समीक्षा किए हैं। पिछली बैठक में हम नया ऋण किनको दिए हैं, किनको देना चाहिए, इस तरह से उन्होंने क्या विषयों को उन्होंने चर्चा किया है, उसके बारे में भी हम एक बार चर्चा करके उसके वो भी वहाँ पर दिखना चाहिए। और अंतिम शेष राशि को जांच किया है। पिछली बैठक में हम अंतिम शेष राशि कितना है, हाथ में कितना है, मतलब ग्राम संगठन के जो बैठक की पिछली बैठक की अंतिम शेष राशि में हाथ में नगद रूप से कितना अंतिम शेष राशि था और बैंक में कितना अंतिम शेष राशि है, उसके बारे में भी एक बार उन्होंने चर्चा करके उसको जांच किया है। और उसके बाद में सामाजिक विषयों के लिए लिया हुआ निर्णयों पर समीक्षा किए हैं। पिछली बैठक में कुछ सामाजिक विषय हो सकता है, गांव के विकास के बारे में कुछ भी अगर वो करने के लिए निर्णय लिए हैं तो उसके ऊपर समीक्षा। उदाहरण के लिए पिछली बैठक में हमने पौधारोपण के लिए निर्णय लिया है, 2 दिन के बाद में उसको करने का निर्णय लिया है, मतलब पौधारोपण करने का निर्णय लिया है, तो वो काम कितना तक किए हैं या नहीं किए हैं, कितना तक किए हैं। तो इस तरह से हर निर्णयों के ऊपर लिखा गया, हर प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने कितना क्या निर्णय लिया है, कितना तक कार्रवाई हुआ है, उसके बारे में उन्होंने समीक्षा किया है। इस तरह से पिछली बैठक की कार्रवाई के बारे में एक बार सभी सदस्य समीक्षा करना, इन विषयों के ऊपर समीक्षा करना चाहिए। उसके बाद में अंश 6 तो वो अंश है एसएचजी कार्य प्रगति पर चर्चा। मतलब एसएचजी कामकाज के ऊपर चर्चा एमपीआर के द्वारा, मतलब मासिक प्रतिवेदन के द्वारा। उसका विवरण है मासिक प्रतिवेदन के माध्यम से 8 समूहों का कार्य प्रगति को समीक्षा किए हैं, 2 समूहों को ग्रेडिंग किए हैं, उजाला और स्नेहा समूहों को ग्रेडिंग किए हैं। उजाला को ए ग्रेड, स्नेहा को बी ग्रेड मिला है। तो यहाँ पर हमारा ग्राम संगठन का एक नियम है कि प्रत्येक समूह से जो लोग जब आते हैं तो जो भी समूह से आने में लेके आना है, जरूरी रूप से तो मासिक प्रतिवेदन, वहाँ पर भुगतान करने वाला राशि जो भी बचत हो सकता है, किस्त, ब्याज, तो इस तरह से लेकर आना चाहिए। तो जब वो मासिक प्रतिवेदन लाते हैं तो यहाँ पर समूह की कामकाज की समीक्षा में उस लाए हुए मासिक प्रतिवेदन के साथ क्या सभी समूहों का, मतलब वहाँ पर जुड़े हुए 8 समूहों का हमने ग्रेडिंग किया है, मतलब उसका कार्य प्रगति को समीक्षा किया है। और मुख्य रूप से हमने 2 समूह से, मतलब एक ही साथ में सभी समूहों को हम उसका कामकाज को समीक्षा करना थोड़ा ज़्यादा टाइम की वो है, तो उतना समय हमको वहाँ पर नहीं रहने की वजह से हम महीने में 2 समूह या 1 समूह को इस तरह से हम बांट के उसका ग्रेडिंग करना चाहिए। उस तरह से इस बैठक में ग्राम संगठन वाले 2 समूहों को ग्रेडिंग किया है। वो एक उजाला, दूसरा स्नेहा नाम के समूहों को ग्रेडिंग किया है। उस ग्रेडिंग करने में एक उजाला समूह को ए ग्रेड मिला है और स्नेहा समूह को बी ग्रेड मिला है। वो ग्रेडिंग के विषय भी हम आपको दूसरे वीडियो में हम समझाएंगे। तो इस तरह से उनको ग्रेडिंग किए हैं, तो वो भी विवरण इस तरह से लिख कर रखना चाहिए।
इसका नेक्स्ट बिंदु 7वां बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा 8वां पॉइंट है, 8वां अंश है ग्राम संगठन की कार्यकर्ताओं की समीक्षा। उसका विवरण है, हमारे ग्राम संगठन में हम जरूरत के हिसाब से, मतलब मुख्य रूप से तो ग्राम संगठन की सहायिका मतलब वीओए तो जरूरी है। तो वो उन्होंने क्या काम किया है, मतलब 1 महीने में ग्राम संगठन की सहायिका क्या काम किया है, वो काम का विवरण लिखकर रखना चाहिए, लिखकर रख लेना चाहिए। और ग्राम संगठन की बैठक में उसको पढ़कर भी सुनाना चाहिए। सुनाने के बाद में मतलब वो ग्राम संगठन की सहायिका वीओए क्या काम किया है, कितने समूहों की बैठक में गए हैं, कौन सी प्रशिक्षण ग्राम संगठन में जुड़े हुए समूहों को दिए हैं, ये सारा विषय जब वो लिखकर, मतलब वो करने के बाद में जो लिखकर रख के यहाँ पढ़ रही है, तो उस समय वहाँ बैठे हुए ईसी सदस्य उनका कामकाज का समीक्षा करेंगे। तो अगर वो झूठ भी अगर बोल रही तो वहीं पर वो सही है या झूठ है वहाँ पर ही साबित हो जाएगा। इसीलिए मतलब इन्होंने किया हुआ कामकाज को वहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहिए। और वो सुनाने के बाद में वहाँ बैठे हुए ग्राम संगठन के ईसी सदस्य उस काम को समीक्षा करना चाहिए। और मतलब उनके साथ हमारे ग्राम संगठन में और भी कार्यकर्ताएं हैं, समझिए उदाहरण के लिए कृषि से की, पशु से की, वो लोग भी एक मतलब वो महीने में क्या काम किए हैं उसकी एक रिपोर्ट कंपलसरी जरूर बनाकर रखकर उसको पढ़कर सुनाना चाहिए। वो सुनाए हुए विषय को वहाँ बैठे हुए ईसी सदस्य समीक्षा करना चाहिए। ये समीक्षा मतलब क्या क्या हो रहा है, मतलब इन्होंने क्या पढ़कर सुनाया है रिपोर्ट, वो लोग क्या समीक्षा किए हैं, ये सारी चर्चा विषयों को मतलब इस विवरण में, मतलब यहाँ पर जो ये पॉइंट के नीचे विवरण में लिखकर रखना चाहिए। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट अंश है 9 नंबर का, सदस्यता शुल्क, हिस्सा धन, बचत, किस्त, ब्याज का भुगतान। मतलब हम बोलते हैं ना कि मतलब वसूली जो सदस्यों से आया हुआ, मतलब यहाँ पर ग्राम संगठन में समूहों से आया हुआ वसूली क्या क्या है उसको विवरण सहित हम यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाया है, वो कॉलम में क्या क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला है क्रमांक, समूह का नाम, चेक नंबर, रसीद नंबर, सदस्यता शुल्क, हिस्सा धन, बचत, किस्त, ब्याज, दंड, कुल। मतलब एक एक राज्य में बैठक प्रस्ताव पुस्तक छपा हुआ है, तो इसको आप पहले से आपको छपा हुआ रहेगा, तो आपको लिखने के भी उतना कष्ट नहीं लगेगा। तो इसीलिए मतलब किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए देखेंगे। तो हमारे ग्राम संगठन में कितने समूह हैं, 8 समूह है। तो 8 समूह का नाम लिख लिया हमने। लिखने के बाद में चेक नंबर, मतलब अगर कोई समूह चेक के माध्यम से हमारे ग्राम संगठन में पैसों की भुगतान किए हैं, तो चेक आया है तो हम चेक का नंबर जरूर यहाँ पर डालना चाहिए। अगर चेक नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डैश लगाना चाहिए। तो उदाहरण के लिए हम एक समूह को देखेंगे, स्नेहा समूह है, वो चेक नंबर है 221129 और उसका रसीद नंबर है 12। तो इनसे क्या आया है, मतलब सदस्यता शुल्क ये नहीं दिए और हिस्सा धन नहीं, बचत 100 रुपये दिए, किस्त मतलब अगर वो ऋण लिया है तो उसको ऋण किस्त को वापस किए हैं 1000 रुपया और ब्याज 450 रुपया, दंड डैश और कुल 1550। मतलब स्नेहा समूह से ग्राम संगठन को चेक के माध्यम से 12 नंबर रसीद के माध्यम से उनको ग्राम संगठन में 1550 रुपया उस दिन वो स्नेहा समूह वाले भुगतान किए हैं। तो इस तरह से हम लिखना चाहिए, मतलब कौन से समूह से चेक के माध्यम से या नगद रूप से कितना पैसा आया है, कौन सी रसीद के माध्यम से उन्होंने भुगतान किया है, मतलब कौन सी रसीद हमने दिया है, वो रसीद नंबर भी यहाँ पर डालना चाहिए। रसीद के बारे में जानकारी होने के लिए आप रसीद पुस्तक को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एकता समूह भी चेक के माध्यम से दिया है। चेक नंबर है 552211, रसीद नंबर 13 और उन्होंने बचत 100 रुपया, 1000 रुपया उन्होंने किस्त दिया है और ब्याज 450 दिया है। वो समूह भी 1550 रुपये चेक के माध्यम से दिया है। अब तीसरा समूह है आदर्शा,
उन्होंने नगद रूप से दिया है तो रसीद नंबर है 14, और बचत उन्होंने 100 रुपया, किस्त 1000 रुपया, ब्याज 500 रुपया, कुल मिला के उन्होंने 1600। इस तरह से यहाँ पर 8 समूह का पैसा, मतलब जो बचत दिया है तो बचत जो दिएंगे उसी को हम वहाँ पर लिखना चाहिए। तो इस तरह से प्रत्येक समूह से हमको कितना आया है यहाँ पर कुल दिखाना चाहिए। उसी तरह इधर नीचे में देखा गया तो जब जितने समूह हमारा है वो समूह का सारे समूह का यहाँ पर वसूली होने के बाद, मतलब वो समूह वाले भुगतान करने के बाद में हम इस तरह से भी यहाँ पर कुल करना चाहिए। नीचे में सदस्यता शुल्क कुल कितना आया है, हिस्सा धन कुल कितना आया है, बचत कुल कितना आया है, किस्त कुल कितना आया है, ब्याज कुल कितना आया है, दंड कुल कितना आया है। मतलब इधर प्रत्येक समूह से हम कितना आया है, प्रत्येक समूह से कितना आया है वो लिखना है, और नीचे में मतलब ये किस्त खाता वाइज कितना आया है उसको भी हम लिख करके टोटल करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे ग्राम संगठन में आज की बैठक में यहाँ पर 10,500 रुपया आया है। तो इस तरह से हम वसूली का विवरण लिखना चाहिए। ऐसा लिखने से क्या होगा, अगर नेक्स्ट बैठक में भी हम दूसरे को समझाने के लिए, हमको जानकारी लेने के लिए भी ये सूची हमको बहुत अच्छा काम आएगा। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट हम मतलब 10 नंबर पॉइंट को हम लिखेंगे। अभी हमारा अंश नंबर 10 है, वो विषय है डीसीबी पर समीक्षा। डीसीबी माने हमारा डिमांड कलेक्शन बैलेंस, मतलब हमारा मांग कितना था, आया कितना है और उनके ऊपर शेष कितना है, उसके संबंधित विवरण। हम ग्राम संगठन के माध्यम से हम जब समूहों को कर्जा देते हैं तो समूहों को कर्जा देते समय हम ये तय करते हैं कि कितने किस्तों में हमको वापस आना चाहिए। तो इसके आधार से हम डीसीबी को तैयार करना चाहिए। हम कितने समूहों को दिए हैं, हर महीना कितने समूहों से कितना हमको आना चाहिए, मतलब हमारी मांग कितना है, कितना आया है और कितना बाकी है, उसके हिसाब से, मतलब डीसीबी के हिसाब से हमने जो तैयार किया डीसीबी को, उसके आधार से हमको पैसा आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो अच्छी बात है कि किस्तों के अनुसार हमारा जो ग्राम संगठन के नियम के अनुसार समूह जब वापस कर रहे, अगर नहीं आया तो उसके ऊपर हम क्या कार्रवाई करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो हमको ये डीसीबी का समीक्षा करना जरूरी है, मतलब कितने समूहों से हमको हमारे नियम के हिसाब से हमको पैसा आ रहा है और कितना नियम मतलब हमारी मांग के हिसाब से और कितने समूहों से पैसा आने का है, नियम किस्त के अनुसार कौन वापस कर रहे कौन वापस नहीं कर रहे, ये हमको डीसीबी के माध्यम से जानकारी मिलेगी। और उसके ऊपर हम अगर वो कुछ हुआ मतलब वहाँ पर नहीं आने से वहाँ पर हम कार्रवाई उसके ऊपर क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। ऐसा किया हुआ सारा चर्चा को हम हमारे बैठक प्रस्ताव पुस्तक में विवरण सहित लिख कर रखना चाहिए। और उसके बाद में जो अंश है 11 नंबर है एमसीपी के माध्यम से नया ऋण मंजूरी। जब हमारे ग्राम संगठन से हम समूहों को जब कर्जा देते हैं तो कर्जा देते समय हम ऐसी उठा के नहीं देते, जब वो मांग करते हैं तो हम ऐसी उठा के नहीं देते, तो हम जब देते हैं तो एमसीपी के माध्यम से उनको ऋण की मंजूरी करते हैं। ऋण की मंजूरी सभी सदस्यों मतलब इसी सदस्यों की सहमति से हम जब करते हैं तो उसको किस तरह से मंजूरी करना चाहिए उसको हम सूची के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर क्रम संख्या, समूह का नाम, एमसीपी का कुल, पहले बार दिया हुआ कुल ऋण राशि, मंजूरी किया कुल ऋण राशि, किस्तों की संख्या, किस्त राशि, ब्याज, चेक क्रमांक, समूह के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर। अभी आज की बैठक में हमारे ग्राम संगठन में हम एक समूह को हम कर्जा दिए हैं, उजाला समूह को कर्जा दिए हैं। मतलब यहाँ पर हम उस बैठक में कितने समूहों को हम कर्जा देते हैं उतने समूहों का यहाँ पर क्रम संख्या डालना चाहिए, उतने समूहों का नाम लिखना चाहिए। लेकिन आज की बैठक में हम क्या किए हैं, बस एक ही समूह को हम कर्जा दिए हैं, इसीलिए वो दिया हुआ समूह का नाम है उजाला समूह। यहाँ पर एमसीपी का कुल मतलब वो लोग जब समूह में बैठ के वो समूह वाले एमसीपी हमको इतना चाहिए बोल के सभी सदस्यों का हिसाब से वो लोग एमसीपी तैयार करके लाते हैं। तो उनके हिसाब से वो तैयार करके लाके जो मांग किया हुआ राशि 1,50,000 और 1,50,000 वो लोग मतलब उजाला समूह लोग हमको ग्राम संगठन को मांग किए हैं।
और यहाँ पर क्या हुआ है, पहले बार दिए कुल ऋण राशि, मतलब इसको थोड़ा समझना है कि हम जब एमसीपी बनाते हैं तो पांचवा जो कदम है, पहले बार देने वाले सदस्यों का विवरण, उसमें ये हम देखना चाहिए, मतलब पहले बार हम कितने सदस्यों को ऋण दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो नीचे का कुल है उस कुल को लेकर के हम यहाँ पर लिखना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ कितना कुल है वो उतना कुल को यहाँ पर लेकर कर लिखना चाहिए। उस तरह से वहाँ पर मतलब उजाला ग्राम संगठन में पहली बार देने का ऋण राशि में कुल है 1 लाख रुपया। मंजूरी किया गया कुल ऋण राशि, मतलब हम तो 1.5 लाख मांग करते हैं, 2 लाख मांग करते हैं, लेकिन ग्राम संगठन के नियम के अनुसार उनका वो कितना देना चाहिए और कितना उनके पास है, उसके हिसाब से, नियम के हिसाब से ही हमारा समूह को ऋण की मंजूरी करेंगे। तो इस तरह से 1 लाख रुपए वो लोग मंजूर किए हैं। तो कितना मंजूर करते हैं उतना राशि को हम यहाँ पर लिखना चाहिए। किस्तों की संख्या, जब ऋण दिया है तो कितने किस्तों में वापस, मतलब हमारा ग्राम संगठन को एक नियम है, हम समूह को देते हैं तो कम से कम 40 से 60 किस्तों तक लगाते हैं। उस तरह से हम यहाँ पर कितने किस्तों उन्होंने तय किया है, समूह वाले हम 40 से 60 तक बोले हैं, तो उन्होंने कितने किस्तों में वापस करने के लिए तय किए हैं, उसका किस्तों की संख्या लिखना चाहिए। और किस्तों की आधार से इस पैसे को हम डिवाइड करके आया हुआ किस्त राशि को यहाँ पर लिखना चाहिए। तो 1 लाख को हम 40 किस्तों में अगर बांटे हैं तो यहाँ पर आया है 2500, तो मतलब प्रत्येक महीना देने का किस्त राशि 2500, और 1 लाख का 1 रुपये से हम यहाँ पर डाला है तो 1000 रुपया उनको ब्याज देना पड़ेगा पहले महीने में। और कौन सी चेक के माध्यम से, मतलब ये मंजूर किया गया पैसा कौन सी चेक के माध्यम से दिया है, वो चेक क्रमांक को हम यहाँ पर लिखना चाहिए। और उसके बाद में समूह के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर, मतलब जिस समूह को हम दिया है उस समूह के पदाधिकारियों से हम हस्ताक्षर लेना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पर एमसीपी के माध्यम से नया ऋण मंजूरी का कॉलम को लिखना चाहिए। तो इस तरह से मतलब हम एमसीपी के माध्यम से नया ऋण मंजूरी का हम ये आपको समझाए हैं, आपको अच्छा से समझ में आया ऐसा हम आशा करते हैं। और इसको और अच्छी तरह से आप समझने के लिए हम इससे पहले जो किए हुए एमसीपी का वीडियो को आप देखिए, देखने से आपको और बहुत अच्छी तरह से समझ में आज आएगा, ज़रूर उसको देखिए। और उसके बाद में जो हमारी आज की बैठक में बिंदु है 12 नंबर का, उसका वो है एसएचजी का बैंक ऋण पर समीक्षा। तो जब हम सिर्फ हमारे ग्राम संगठन से समूहों को दिया हुआ सीएफ का ऋण को ही हम समीक्षा करना नहीं, और उसके साथ साथ हमारे ग्राम संगठन में जुड़े हुए समूहों को हम मतलब अलग संस्था, मतलब बाहर की जो संस्था बैंक है उससे भी हम ऋण दिलाते हैं, तो उसके बारे में भी हम समीक्षा करना चाहिए। क्योंकि हमारे अंतर्गत, हमारे ग्राम संगठन के अंतर्गत जुड़े हुए समूह किस तरह से लेन देन कर रहे हैं, मतलब जब लिए हैं तो सही तरीके से वापस कर रहे हैं या नहीं, इस तरह से हम उसके बारे में भी वहाँ पर हम एक बार समीक्षा करना चाहिए। उसके बारे में भी पुस्तक रहेगा, अगर नहीं रहने पर भी आप लोग एक बार वहाँ उपस्थिति हुए समूहों को हम कौन से समूहों को आया है, किस तरह से वापस कर रहे, लेन देन के बारे में हम समीक्षा करना चाहिए। और उसके बाद में का बिंदु है मतलब 13 नंबर का है प्राप्ति भुगतान और आय व्यय। प्राप्ति भुगतान मतलब हमारा ग्राम संगठन में प्राप्ति भुगतान और आय व्यय कितना हुआ है, प्राप्ति कितना आया है, भुगतान कितना हुआ है, आज का आय कितना है, और मतलब आज की बैठक का आय व्यय कितना है, तो इसके बारे में भी हम लिखना चाहिए। तो इसको आप समझने के लिए हमारा इसके संबंधित ग्राम संगठन का कैश बुक को आप देखिए, उसमें आपको अच्छी तरह से समझाया गया है ग्राम संगठन में आया हुआ प्राप्ति भुगतान के लिए। उसको आप यहाँ पर लिख कर आप रख सकते हैं, मतलब उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में जो आय व्यय हमारा इस ग्राम संगठन के संबंधित मासिक प्रतिवेदन का पुस्तक में वहाँ पर आय व्यय आया है, उस आय व्यय को भी आप देख के यहाँ पर लिख सकते, क्योंकि हम महीने के आखिरी में हम क्या करते हैं, आय व्यय को निकालते हैं। क्योंकि हमारा ग्राम संगठन बैठक एक दिन के लिए, मतलब लेन देन एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि महीने भर तक चलता है, इसीलिए हम आज की बैठक में ही हम आय व्यय नहीं कर सकते। इसीलिए आप ग्राम संगठन की हमारा मासिक प्रतिवेदन में जो दिखाया गया आय व्यय को आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो इस तरह इसके बाद में है हमारा 14 नंबर गांव की विकास के योजना पर चर्चा। जो हमारे गांव में क्या क्या मतलब कमियां हैं, उस कमियों को चर्चा करके कमियों को पूरा करने के लिए हम एक योजना बनाकर उसके ऊपर भी हम चर्चा करना चाहिए। वो क्या क्या है, मतलब वो योजना क्या क्या है, उसके बारे में हम जो भी चर्चा करते हैं वो चर्चा किए गए विषयों को यहाँ पर हम विवरण से सविवरण से लिखना चाहिए। और उसके बाद में का जो अंश है 15 नंबर का सरकारी परियोजना कार्यक्रमों पर चर्चा, मतलब जो सरकारी हमारे हमको सरकारी से क्या क्या योजनाएं आए हैं, हमारा परियोजना से भी क्या क्या हमारे लिए योजनाएं आए हैं, उसके बारे में भी हम वहाँ पर बताते हैं। तो वो बताए हुए चर्चा किए गए विषयों को भी हम लिखना चाहिए। और ग्राम सभा में भी जो भी हुआ है ऐसे विषयों को वहाँ पर जोड़कर लिखना चाहिए, विवरण सहित लिखना चाहिए। और उसके बाद में का अंश है 16 नंबर अन्य विषय पर चर्चा अध्यक्ष की अनुमति से। मतलब यहाँ पर जो भी हम बैठक का एजेंडा तैयार किए हैं उसके अलावा और भी आप कुछ बात करना चाहते हैं तो वो विषय को अध्यक्ष के अनुमति से यहाँ पर जोड़ के चर्चा करके उसको भी लिखना चाहिए। जब हम लिखने के बाद में जब मतलब पूरा हो जाता है यह बैठक, तो लिखने के बाद में हमारे ग्राम संगठन की सहायिका पुस्तक में बाएं तरफ में वो साइन करना चाहिए। उसके बाद में जो उपस्थिति हुई है ईसी सदस्य सभी, वो लोग नीचे के तरफ में साइन करने के बाद में नीचे हमारा ग्राम संगठन का सील डालना चाहिए। इस तरह से हम बैठक को कंप्लीट करना चाहिए। तो जब हम ग्राम संगठन का बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने के बाद में जब मतलब अगली बैठक में हो या उस समय में जो पढ़ते हैं, जो अगर नहीं आए हुए सदस्यों को भी हमारा पुस्तक पढ़ने से उनको एकदम जैसा हमारा बैठक हुआ है उस तरह से उनको आंखें के सामने वो दिखना चाहिए। हाँ ऐसा ऐसा हुआ है क्या, ऐसा उनको आंखों के सामने आप जो पढ़ने का विषय आंखों के सामने दर्शाना चाहिए। उस तरह से हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक को हर एक विषय को विवरण सहित हम लिखना चाहिए। और लिखते समय गलतियां नहीं करना चाहिए, काट पीट नहीं करना चाहिए। मतलब आप पहले समय में आपको थोड़ा देर होगी शायद, लेकिन आपको जब आदत हो जाएगी तो आप अच्छी तरह से लिखेंगे, बेटर बुक कीपर बनेंगे। इसीलिए आप लिखते समय थोड़ा ध्यान से काट पीट गलतियां नहीं हुई जैसा अच्छा विवरण सहित लिखना चाहिए। और पढ़ते समय जब हम एक 10 साल के बाद में भी होने दीजिए वो पुस्तक पढ़ेंगे तो हमको पूरा हमारे आंखों के सामने दिखना चाहिए। इस तरह से हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक को पूरा करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक आपको समझ में आया है। ये समझते हुए हम आपको धन्यवाद देते हुए ये समाप्त कर रहे हैं।